हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोस में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है जिसमें हम बेसिकली एक टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि है रिफॉर्म्स। इसमें हम बात करेंगे कि कोल्ड वॉर के बाद यूएन में क्या रिफॉर्म्स आए। इसके बाद इसमें हम ये भी बात करेंगे कि वो रिफॉर्म में से कितने रिफॉर्म आज की डेट में सफल हो पाए, आगे बढ़ पाए, और टोटल हर कंट्री का इसमें क्या व्यू है और किस तरीके की रिफॉर्म की यहाँ पर बात हो रही है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिफॉर्म के बारे में कि रिफॉर्म क्या होता है। रिफॉर्म मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की कोर वैल्यूज में थोड़े से चेंजेस लाना, उसको और बेहतर बनाने के लिए। तो हर किसी को रिफॉर्म की ज़रूरत होती है और यही बात आई यूएन में। कोल्ड वॉर का सिचुएशन बहुत चेंज हो गई थी, तो इस पर बेसिकली दो रिफॉर्म की बात की जा रही थी। सबसे पहले जो रिफॉर्म की बात करी जा रही थी वो ये थी कि यूएन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है और ऑर्गेनाइजेशन है उसको चेंज करना है, उसको और इम्प्रूव करना है। और दूसरे जो रिफॉर्म की बात हो रही थी वो ये थी कि जितना भी एरियाज के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है, मतलब जितनी भी चीज़ों में यूएन अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता है या उसके लिए काम करता है, उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। इन दोनों टॉपिक के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये दो रिफॉर्म सामने आ रहे थे और पूरी कंट्रीज ने इसमें हामी भरी थी कि हाँ, ये दो रिफॉर्म आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूएन को और बेहतर बनाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो सामने आई वो ये था कि कंट्री का ये तो कहना था कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन किसी को ये भी नहीं पता था कि इसको कैसे करना है, कब करना है और कौन सी कंट्री इसके लिए कितना बड़ा रोल प्ले करने वाली। तो ये एक बहुत क्वेश्चन आया था, कहीं ना कहीं यूनिटी की कमी दिख रही थी और इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा डिबेट भी हुई थी। इसके बाद एक जो सबसे बड़ा रिफॉर्म की बात आ रही थी वो थी सिक्योरिटी काउंसिल। बोला जा रहा था कि यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जहाँ पर 10 नॉन परमानेंट मेंबर और 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं ये पहले बनाए गए थे, आज की डेट में इन्हें चेंज करने की ज़रूरत है, इनमें और लोगों को ऐड करने की ज़रूरत है। बात तो ये भी हो रही थी कि परमानेंट मेंबर की ज़रूरत क्या है, इस पर भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद ये भी बोला जा रहा था कि जो नॉन परमानेंट मेंबर है वहाँ पर वो कंट्रीज़ जो कि अभी अभी इंडिपेंडेंट हुई हैं या वो कंट्री जो बहुत पुअर है उनको ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। नॉन परमानेंट मेंबर हर 2 साल के बाद चेंज हो जाते थे, उस पर भी बात हो रही थी कि कई कंट्रीज़ को वहाँ पर परमानेंट हिस्सा देना चाहिए जो कि अभी थोड़ी पिछड़ी हैं और जिनको आगे बढ़ने का मौका चाहिए। तो इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही थी। और अगर हम बात करें परमानेंट मेंबर्स की, तो परमानेंट मेंबर तो कभी इस टॉपिक पर बात ही नहीं करेंगे कि परमानेंट मेंबर खत्म हो जाने चाहिए या बढ़ जाने चाहिए। उनका जो मेन टॉपिक आ रहा था वो था बजट। अब जिसकी जितनी रईसी रहती है उस हिसाब से वो बात करते हैं। तो यूएस हो गए, चाइना हो गए, इन सबका कहना था कि यूएन में जो भी बजट है उसको इंक्रीज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो बजट है वो कहीं ना कहीं बहुत कम है। इसके बाद 2 चीज़ें और सामने आ रही थी। कई लोगों का कहना था जो बड़े बड़े इस चीज़ों में काम करते हैं, उनका ये कहना था कि यूएन को थोड़ा सा अपने स्टेप और आगे बढ़ाने चाहिए पीस और कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए और पीस को बढ़ाने के लिए। मतलब इन शॉर्ट उनका कहना था जैसे कि आज की डेट में 2 कंट्री के बीच लड़ाई होती है तो यूएन बोलता है लड़ाई मत करो, लेकिन यूएन को एक स्टेप और आगे बढ़ाना चाहिए, या तो पीस कीपिंग फोर्स को भेजना चाहिए या स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए उन कंट्री के खिलाफ जो टेररिज्म बढ़ा रहे हैं या बाकी चीज़ ऐसी कर रहे हैं। तो कई लोगों का ये बोलना है कि यूएन को एक मतलब बड़ा स्टेप लेना चाहिए और एक बड़े पोजीशन में आना चाहिए। बाकी अगर इसके कॉन्ट्ररी बात करें तो कई ऐसी अथॉरिटी हैं और कई कंट्री ऐसी जिनका कहना है यूएन को ये सब फालतू का काम बंद कर देना चाहिए और सिर्फ सोशल वर्क के लिए काम करना चाहिए। उनका कहना है कि यूएन को मेनली ये जो सोशल वेलफेयर में जितनी बात होती है उस पर काम करना चाहिए, इन्वायरमेंट के लिए काम करना चाहिए, पोल्यूशन कम करे, ग्लोबलाइजेशन कम करे, अवेयरनेस फैलाए, उसको फ्री में कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को नहीं उलझाना चाहिए, इसमें करना चाहिए। तो सीधे सीधे 2 अपोजिट बात सामने आती है। मतलब सबका ये कहना है कि यूएन में किसी का कहना है कि पीस के लिए काम करना चाहिए तो किसी के लिए कहना है कि इसकी तरफ आपको जाने नहीं चाहिए, आपको सोशल वर्क करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। अब इसके बाद अब आगे हम पढ़ने वाले हैं कि इनमें से कौन से रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट किया गया और किसने क्या क्या इसमें रोल प्ले किया। और एक और बात जो सामने आती है सबसे बड़ी वो ये है कि बार बार हम यूएन की रिफॉर्म की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूएन जो था वो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था। तो उसके बाद इसकी जो भी यूएन की आइडियोलॉजी थी, जो भी इसके कोर थे, वो कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर के लिए बनाए गए थे, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सीधे कोल्ड वॉर चालू हो गई थी। तो इसकी पूरे जो ये रिफ्लेक्ट करता था वो कोल्ड वॉर के सिनेरियो पर रिफ्लेक्ट करता था। लेकिन जब कोल्ड वॉर खत्म हुई तो उसके बाद पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले।
सबसे बड़ा चेंज देखने को मिला कि अब यूएसएसआर नहीं है, वो कोलैप्स हो गया था। उसके बाद दूसरा चेंज देखने को मिला कि पूरे वर्ल्ड में यूएस की हेजेमनी आ गई थी, यूएस सबसे बड़ी कंट्री बन के आ गया था। उसके बाद जहां पहले वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड था, अब यूएस और यूएसएसआर के जो सक्सेसर हैं और रशिया है, इनके बीच बहुत अच्छा रिलेशन को देखने को मिलता है। तो मतलब पूरी रिलेशन की स्थिति भी अब चेंज हो गई है। उसके चाइना सबसे तेजी से आगे बढ़ते हुए इकोनॉमिक उसमें दिखा है, इंडिया भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और कोल्ड वॉर के समय एशिया की जिन कंट्री को पुअर बोला जाता था, आज की डेट में वो सबसे तेज डेवलपिंग कंट्री में आती है। और जो ऐसी कंट्री थी जैसे अफ्रीका की कंट्री हो गई, साउथ ईस्ट एशिया हो गई, जो कोल्ड वॉर के समय दूसरी कंट्री की गुलाम हुआ करती थी, अब वो इंडिपेंडेंट हो गई है, तो अब वो सामने आ गई। तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके बाद एक बड़ी बात ये भी आती है कि जहां कोल्ड वॉर के समय मेन चीज होती थी कि कैसे भी वर्ल्ड वॉर 3 को रोकना है, यूएसए और यूएसएसआर के बीच लड़ाई को रोकना है, अब वो सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं। अब पूरे वर्ल्ड के सामने नए टॉपिक है जिनको फेस करना है, जैसे कि जीनोसाइड हो गया, सिविल वॉर हो गया, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, पॉपुलेशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ऐसे बहुत सारे नए टॉपिक आ गए जिनको फेस करना है। तो कहीं ना कहीं अब जो पुरानी उसकी सोच थी यूएन की, अब वो फीकी पड़ जाती है, क्योंकि अब वर्ल्ड बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। तो इसलिए एक रिफॉर्म की बात करना आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि यूएन में रिफॉर्म की ज़रूरत जब आ पड़ी थी तो उसके बाद क्या क्या किया गया। तो सबसे पहले 1992 में यूएन में एक रिजोल्यूशन पास किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि रिफॉर्म लाने की ज़रूरत क्यों है। तो उसमें 3 कंप्लेंट सामने आई थी यूएन के खिलाफ। पहली कंप्लेंट ये थी कि यूएन जो है वो कहीं ना कहीं पुरानी पॉलिटिक्स को आज भी झलका रहा है। मतलब यूएन की जो वैल्यू कोल्ड वॉर की समय की, वहीं की पॉलिटिक्स को दिखाता है। उस समय जिन कंट्री के पास पावर थी, कहीं ना कहीं वही कंट्री आज देखने को मिलती है, कोई भी नई कंट्री नहीं है। जबकि आज की डेट में 21st सेंचुरी में बहुत सारा पॉलिटिक्स जो है वो चेंज हो गया है, पॉलिटिक्स का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है, जो कहीं ना कहीं आज भी यूएन में छुपा हुआ है। दूसरी जो कंप्लेंट आती है वो ये है कि यूएन में आज भी वेस्टर्न वैल्यूज को दिखाया जाता है। मतलब कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं यूएसए साइड वाली वैल्यूज को ज्यादा दिखाया जाता है, बाकी वैल्यूज को दबाया जाता है। और यूएन को जो है वो कुछ ही पावर है जो डोमिनेट कर रही है, मतलब कुछ ही ऐसी कंट्री है जो उसको डोमिनेट कर रही है, बाकी लोगों को कोई पावर दी नहीं जा रही है। और तीसरी बात आती है इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। मतलब इसमें ये बोला जाता है कि यूएन में कहीं ना कहीं इक्वालिटी नहीं है, मतलब पूरे वर्ल्ड का कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कुछ कंट्रीज है जो मेन आ जाती है, जिनको परमानेंट मेंबर बना दिया गया, सिर्फ वही देखने को मिलती है। बाकी जो और भी कंट्री उनको इतना इक्वल पावर नहीं मिल रहा है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूएन की। तो जब 1992 में ये 3 रेजोल्यूशन की कंप्लेंट आई, तो उसके बाद 1 जनवरी 1997 को यूएन के सेक्रेटरी जनरल कोफी आनंद ने वो एक बोला इंक्वायरी करी। इंक्वायरी में उन्होंने सब यूएन वालों से मेंबर से बोला कि हमें कैसे क्या चेंजेस लेके आने चाहिए यूएन में। तो सबने अपनी राय दी। उसके बाद आज के डेट में कुछ राय हमारे सामने आती हैं। मैं आपको पहले बता दूं, अभी सिर्फ राय है, कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि अगर होना होता तो अभी तक परमानेंट मेंबर में इंडिया आ चुका होता, बाकी कंट्री आ चुकी होती, अब ये भी परमानेंट मेंबर हट ही गए होते। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। अभी सिर्फ ये बताया गया कि कैसे न्यू मेंबर हो सकते हैं। तो यूएन में सबसे बड़ी सामने चीज आई वो ये है कि अगर कोई एक नया मेंबर यूएन में आ रहा है तो उसमें टोटली 6 चीज होनी चाहिए जिसको एक नया अच्छा मेंबर बनाएंगी। पहली, वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी होना चाहिए। दूसरा, वो बहुत बड़ी मिलिट्री होना चाहिए। तीसरा, वो यूएन का जो बजट है उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होना चाहिए। उसके बाद आता है कि उसकी अच्छी पॉपुलेशन होनी चाहिए। फिर वो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को उसको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करना चाहिए उस कंट्री को। और इसके बाद आती है उसकी ज्योग्राफी अच्छी होनी चाहिए। ज्योग्राफी का मतलब होता है कि अगर उसको हम यूएन में मेंबर बना रहे हैं तो वो पूरे वर्ल्ड में डाइवर्सिटी को बढ़ा रहा है, यूएन में कल्चर को प्रमोट कर रहा है। मतलब एक कंट्री होना चाहिए, डाइवर्सिटी वाली कंट्री होनी चाहिए। इन सबको देखे तो इसमें इंडिया पूरा फिट बैठता है। लेकिन इस पर जो सबसे बड़ी डिबेट ये हुई वो ये थी कि अगर हम इकोनॉमी और मिलिट्री की बात कर रहे हैं तो एक कंट्री की कितनी इकोनॉमी और कितनी मिलिट्री होनी चाहिए जिसको मेंबर बनाने के लिए मतलब पर्याप्त हो। क्या वो यूएस बराबर होनी चाहिए या इंडिया बराबर होनी चाहिए, इस पर आज भी आंसर नहीं है। उसके बाद आता है बजट की बात कि एक कंट्री का क्या बजट होना चाहिए जो आप उसको यूएन में लेने के लिए तैयार है। अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए तो बहुत बड़ा बजट उसको दे सकता है क्योंकि यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री है उनके लिए क्या बजट आप सेट करेंगे? क्या पूरी कंट्रीज के लिए एक बजट होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए? इस पर बहुत बड़ी बहस होती है। उसके बाद जब पॉपुलेशन की बात करते हैं, सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्या पॉपुलेशन ज़्यादा होना एक कंट्री के लिए अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? क्योंकि आज की डेट में जितनी डेवलप कंट्री हैं वो इनिशिएटिव ले रही है पॉपुलेशन को कम करने के लिए। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन का इसमें होना ये ज़रूरी है? इसके बाद ज्योग्राफी की जब बात हो रही थी उसमें बोलते हैं कि आपका कल्चर ज्योग्राफी से लेना देने मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे एशिया से एक कंट्री मेंबर बनेगी, बाकी अलग अलग कॉन्टिनेंट से एक एक कंट्री बनेगी? तो क्या अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में तो बहुत सारे कल्चर है।
ऐसे तो इंडिया में इतने कल्चर है कि इंडिया के 3 मेंबर बन जाएगी मैंने। तो एक बात ये सामने आती है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कल्चर की। तो अगर कल्चर की बात हो रही है तो उसमें ऐसी बात होनी चाहिए कि एशिया से सबसे ज़्यादा मेंबर आएंगे, बाकी कंट्री से कम आएंगे, क्योंकि एशिया में बहुत ज़्यादा कल्चर है। तो इन छोटी मोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विवाद चलते हैं, इसलिए आज तक ये रेजोल्यूशन अटका पड़ा है। आज तक कुछ ऐसी इंक्वायरी का इतना बड़ा रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। इसके बाद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिबेट आज भी होती है वो है वीटो पावर। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ वीटो पावर होता क्या है। जो यूएन के 5 परमानेंट मेंबर हैं, इन मेंबर को एक पावर दी गई है जिसको हम वीटो पावर बोलते हैं। अब ये वीटो पावर होती क्या है? जब भी सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी डिस्कशन चल रहा है, सपोज कीजिए एक डिस्कशन चल रहा है जैसे कि इंडिया चाइना की वॉर हुई, अब चाइना को उसमें गलत बताया जा रहा है, यूएन पर डिस्कशन चल रहा है कि इन दोनों में से कौन सही है। पूरी कंट्री ने बोला इंडिया सही है, इंडिया के लिए हमें कुछ करना चाहिए, और एक भी परमानेंट मेंबर ने वीटो पावर को यूज करके बोल दिया कि नहीं इंडिया गलत है, चाइना सही है, इसलिए हम इंडिया को कोई मदद नहीं करेंगे। तो जो वो डिसीजन चल रहा था वो वहीं रुक जाएगा। वीटो पावर मतलब एक नेगेटिव वोटिंग होता है, मतलब कोई भी डिसीजन अगर हो रहा है उसमें वीटो पावर का यूज कर दिया जाता है और वो उसके अपोज में किया जाता है, तो वो जो डिसीजन होता है वो वहीं रुक जाता है। मतलब अगर जब तक परमानेंट मेंबर पूरे किसी भी चीज में राजी नहीं हो रहे हैं वो चीज आगे नहीं बढ़ेगी। देखने को ये आता है कि चाइना तो हमेशा इंडिया के अपोज में ही वीटो पावर यूज करता है, और आज की डेट में अगर हम बोल दें कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाना है, इस पर अगर कभी यूएन पर डिबेट होगी तो फिर से चाइना बोल देगा कि नहीं इंडिया को नहीं बनाना चाहिए, और वो वीटो पावर है तो आप उसको मना नहीं कर सकते। तो एक बात ये सामने आती है, सबका कहना है कि किसी तरीके से अब ये परमानेंट मेंबर का किस्सा ही खत्म करना पड़ेगा। पर इस पर भी एक बात ये आती है कि अगर आज की डेट में हमने यूएसए को, चाइना को, रशिया को, इन सबको, यूके हो गया, इन सबको अगर हमने परमानेंट मेंबर से हटा दिया तो कहीं ना कहीं इनका यूएन से इंटरेस्ट हट जाएगा। आज की डेट में यूएन सिर्फ इसलिए चल पा रहा है क्योंकि इसमें वर्ल्ड की सबसे बड़ी बड़ी कंट्री उसका पार्ट है। अगर यूएसए, चाइना उसके पार्ट से ही हट जाएंगे, पूरे परमानेंट मेंबर उसके पार्ट से हट जाएंगे, तो अपनी मन मर्जी करने लगेंगे पूरे वर्ल्ड में, तो फिर यूएन का एक मोटिव ही क्या रह जाएगा, यूएन बचेगा ही नहीं। यूएन को अगर एक अच्छा फॉर्म बनाना, एक अच्छा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो उसके लिए पूरे वर्ल्ड को एक साथ होना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बड़ी कंट्रीज हैं उनका रोल प्ले। इसलिए आज की डेट तक ये परमानेंट मेंबर चल रहे हैं और इस पर डिबेट आज भी चल रही है और हमेशा से चलती है, और मेरे को लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों तक चलती ही रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया और वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप अपनी कॉमेंट में क्वेरीज पूछ सकते हैं। मैं तो मिलता रहूंगा आपको आने वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।